हाल चाल है जनाब, कैसे हैं आप सब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक का नाम लेके परेशान नहीं होना। कपल लिख दिया गया, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स और सेंटर ऑफ मैथ्स की पहले मेरा बेटा बात करेंगे, फिर उसके बाद ही कपल पे आएंगे। तो मेरे बच्चे जल्दी से लाइव हो जाएं। जल्दी से मेरी जान, जल्दी से मेरे शहजादे लाइव हो जाए। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का नो 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 मेरा बेटा, टुडे टॉपिक इस कपल नहीं है, उसको एडिट कर लूँगा मैं। फिलहाल हम जो बात करेंगे मेरा बेटा वो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है मेरा बेटा। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, मूवमेंट्स का असूल क्या है। ओए अल्लाह के नेक बंदो, पहले अपना ध्यान लेक्चर पे रखो, उसके बाद पूछ लेना कि क्यों कोई कल क्लास में नहीं था। एडा ख्याल तुम एक दूसरे का क्यों रख दो जी। गनवा बेटा हुक्म करें, फरमाएं। जी मेरे बेटे जल्दी 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 से लाइव हो जाएं ताकि हम अपनी क्लासेस का आगाज़। वालेकुम सलाम ज़ैनब बेटा, मुशफिरा वेलकम बेटा। जी गनवा बेटा बोल ले। आज हमने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में मेरा बेटा बात करनी है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। जी मेरा बेटा पेज नंबर 92, पेज 92, पेज 92। पेज 92। जी मेरे बेटे नो वॉइस, एवरीथिंग इज क्लियर मेरा बेटा। आपका कान खराब हो सकता है थोड़ा सा। जी वालेकुम सलाम। इज़ देयर एनी इशू ड्यूरिंग द क्लास। नहीं मेरा बेटा, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। आप अपना पेज रिफ़्रेश करके देखें, अपनी हैंड फ्री या जो भी आप लोग यूज़ करें उसको देखो। चलिए मेरा बेटा हम बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको दो चीज़ें समझानी है। वो ये है कि मेरा बेटा जब हम किसी भी नट को टाइट कर रहे होते हैं, किसी भी नट को टाइट करते हुए हमारे पास, हमारे हाथ में जो स्पैनर होता है, जिसे रेंच भी आप लोग कहते हो, आप उसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हो। ऐसे आप उसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हो। किसी भी नट को टाइट करते हुए आप उसको क्या करते हैं मेरा बेटा, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। जब उसको क्लॉकवाइज आपने रोटेट किया, सिंपली मैं कह सकता हूँ कि उसमें क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस हुई जब आपने एक नट को टाइट किया। तो अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज आ रहा है। जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मेरा बेटा क्लॉकवाइज आ रहा हो उसे क्लॉकवाइज मोमेंट आर्म कहते हैं। उसे क्या नाम देते हैं मेरा बेटा, क्लॉकवाइज मोमेंट आर्म। इन्हीं को गल से मेरा बेटा टर्निंग इफेक्ट ऐसे भी प्रोड्यूस होता है, टर्निंग इफेक्ट ऐसे भी प्रोड्यूस होता है। हाँ यार थक जाते हैं कभी कभी। सो नट को टाइट करते हुए जब आप फोर्स लगाते हैं, क्लॉकवाइज उसको रोटेट कर रहे होते हैं, तो आपके पास मेरे बेटे जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसको नाम देते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट आर्म का। उसको क्या नाम देते हैं मेरा बेटा, क्लॉकवाइज मोमेंट आर्म का। इसी तरह
नट को लूज करते हुए, नट को लूज करते हुए मेरा बेटा आप उस पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करते हैं। उस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को, उस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आर्म का नाम देते हैं। इस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आर्म का नाम देते हैं मेरा बेटा। अब नट को लूज करने की बात की जा रही थी, तो नट को लूज करते हुए जब एंटी क्लॉकवाइज आप जब टॉर्क प्रोड्यूस करो, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है मेरा बेटा, अगर मैं घड़ी को अपने जहन में रखूं 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगर आपकी रोटेशन इस तरफ हो तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, मतलब जिस तरह घड़ी की सुई मूव करती है। और अगर आपके पास रोटेशन इस तरफ हो, जिस तरह घड़ी की सुई मूव नहीं करती, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस तरह आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे नट को तो, या स्पैनर को, तो नट टाइट होगा। एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो नट लूज होगा। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से हमारे पास दो तरह का टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट आर्म and anti-clockwise movement arm, clockwise movement arm and anti-clockwise movement arm। अब मेरा बेटा अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्लॉकवाइज मूवमेंट आर्म और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आर्म को क्लियर कर लिया। What is called clockwise movement arm and what is called anti-clockwise movement arm? What is called clockwise movement arm and what is called anti-clockwise movement arm? ये पॉइंट सबसे पहले मेरे बेटे हम लोगों ने क्लियर किया। अब हमने जो चीज़ के ऊपर बात करनी है वो ये है कि ऑब्जेक्ट इज बैलेंस्ड। अगर मैं एक ही नट को एट अ टाइम क्लॉकवाइज भी रोटेट करूं और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करूं तो ऑब्जेक्ट में किसी किस्म की रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, ऑब्जेक्ट में किसी किस्म की रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। मैं सिंपली ये बात लिख सकता हूं यहाँ पे, अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहूं, बड़ी आसान सी बात अब मेरा बेटा करने लगा हूं कि अगर आपके पास किसी ऑब्जेक्ट पे क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क दोनों अगर इक्वल हो जाएं, क्लॉकवाइज मूवमेंट आर्म अगर इक्वल आ जाए मेरा बेटा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आर्म के, क्लॉकवाइज मूवमेंट आर्म अगर इक्वल आ जाए मेरा बेटा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आर्म के, तो ऑब्जेक्ट आपका बैलेंस्ड रहेगा, ऑब्जेक्ट में किसी किस्म की रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। इफ द ऑब्जेक्ट इज बैलेंस्ड, आप या फिर ऑब्जेक्ट इज बैलेंस्ड इफ सम ऑफ जितने भी क्लॉकवाइज मूवमेंट आर्म है अगर इक्वल आ जाए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आर्म के, तो ऑब्जेक्ट में किसी किस्म की रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। पेज नंबर 92 पे जिसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ बॉडी इज बैलेंस्ड इफ सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी is equal to sum of anti-clockwise movement. Sum of clockwise movement is equal to sum of anti-clockwise movements. Sum of clockwise movements is equal to sum of anti-clockwise movements. किसी भी बॉडी के मैस का सेंटर वो कौन सा पॉइंट होता है, या किस पॉइंट को सेंटर ऑफ मैस किसी भी बॉडी में कहा जाता है। अगर मैं इसको बहुत सादा अल्फाज में समराइज करूं तो उसका एक ही लाइन बनती है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जाए, जब किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी पॉइंट पे फोर्स लगाई जाए, मैस के उस पॉइंट पे फोर्स लगाई जाए कि ऑब्जेक्ट में किसी किस्म की रोटेशन प्रोड्यूस ना हो, नो रोटेशन, ऑब्जेक्ट में किसी किस्म का टॉर्क प्रोड्यूस ना हो, बल्कि ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में मूव करना शुरू कर दे, रोटेट ना करे, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं मेरा बेटा आपके पास सेंटर ऑफ मैस का। अगेन मैं बात करता हूं, अगर किसी पॉइंट पे फोर्स लगाओ
और ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई है, एंड विदाउट एनी रोटेशन, और ऑब्जेक्ट में किसी किस्म की कोई रोटेशन भी प्रोड्यूस ना हो, ऑब्जेक्ट पर किसी किस्म की कोई रोटेशन भी प्रोड्यूस ना हो। जैसे कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया मेरा बेटा, इस ऑब्जेक्ट में मैंने फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट का ये सेंटर ऑफ मैस कह सकता हूँ। अब यहाँ पे आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ, आपकी बुक में एक रॉड के साथ दो मैसेज अटैच है, M1 और M2। वो कहते हैं फर्ज करें हम ये समझ लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ मैस है, आपने इस पॉइंट पर फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट जा रहा है इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा जिस डायरेक्शन में आप उस पर फोर्स लगा रहे हो। अगर सेंटर ऑफ मैस ये होता, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में जाता जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन ऑब्जेक्ट तो क्या जा रहा है, इस डायरेक्शन। इट मींस कि ये वाला पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मैस नहीं हो सकता। अगर मैं इस पॉइंट पे फोर्स लगाऊं तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, हालांकि इसको सीधा जाना चाहिए, तो ये भी सेंटर ऑफ मैस नहीं हो सकता। मैं अगर इस पॉइंट पे आके फोर्स लगाता हूं बिल्कुल सेंटर पे, तो यहां पे जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूं, ऑब्जेक्ट उसी लाइन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, और ऑब्जेक्ट में किसी किस्म का टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मैस कहते हैं। अ पॉइंट वेयर इन अ सिस्टम मूव्स without rotation, a point where an applied force, जहां पे फोर्स लगाने से applied force causes the system move, causes the system move, where an applied a point where an applied force causes the system move without rotation, मतलब उसमें टॉर्क प्रोड्यूस ना हो, ऑब्जेक्ट पे जैसे ही आप फोर्स लगाएं ऑब्जेक्ट उसी लाइन में मूव करना शुरू कर दे। अब मैं ये बात करता हूं, जैसे कि मेरे पास ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अगर सेंटर ऑफ मैस पे फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट में किसी किस्म का टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा किसी भी जगह पे फोर्स लगाई जाए ऑब्जेक्ट में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इट मींस किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मैस, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मैस वो पॉइंट होता है जहां पे फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट में किसी किस्म का टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होती, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई हो, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई हो, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई हो। अब सेंटर ऑफ मैस आपके पास लॉन्ग में भी आ सकता है, इसको मेरा बेटा आपने पूरा याद करना है। सेंटर ऑफ मैस की डेफिनेशन क्लियर होगी। सेंटर ऑफ मैस किसी भी बॉडी का वो पॉइंट जहां पे फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई है, या फिर आप ये कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट में किसी किस्म का कोई टॉर्क प्रोड्यूस ना हो, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं मेरा बेटा सेंटर ऑफ मैस का। क्लियर हो गया मेरा बेटा जी? काबिशा या जो भी नाम है, क्या इशू है मेरे बच्चे ज़रा बताएं। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स भी हो गया, सेंटर ऑफ मैस भी हो गया। इट इज़ ऑब्जर्व से लेकर मेरा बेटा सेकेंड लास्ट तक, या फिर आप कंसीडर अ सिस्टम से लेकर लास्ट तक डेफिनेशन तक कर सकते हैं। अच्छा बात सुने, चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 19 एमसीक्यूज विद सॉल्यूशंस, और अब भी कर दे 18 और 19। हाँ विद आंसर्स, ये वाले एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन, हाँ ये भी समझ, ये 18वें के साथ, नेक्स्ट 19 के साथ। काबिशा बेटा मैंने कहा
जी जैनब बेटे, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का मतलब होता है कि अगर किसी नट को एट अ टाइम टाइट भी किया जा रहा है, लूज भी किया जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट ना तो टाइट होगा, लूज होगा, बिल्कुल बैलेंस्ड रहेगा। जी वो शायद एमसीक्यूज का था, मैं आके देखता हूँ। अब जो कल टेस्ट अपलोड किया था ना एमडी कैट का, ही कैट है सर। ब्लर आ रहा है मेरा बेटा, अपना पेज रिफ्रेश करके देखें, वीडियो क्वालिटी 720 पे सेट करें। उसके बाद मेरा बेटा काबिशा यहाँ पे अगेन सेंटर ऑफ मैस की बात करनी है। सेंटर ऑफ मैस किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ पे फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगे। जैसे कि ये यहाँ पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ, एंड विदाउट रोटेशन। अगर इसके अलावा यहाँ पे फोर्स लगाऊं तो ऐसे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे फोर्स लगाऊं तो ऐसे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो सेंटर ऑफ मैस किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ पे फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में मेरे बेटे आप लोगों ने फोर्स लगाई होती है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है ना, मतलब अब ये इनके बच्चों की ना कल आखिरी क्लास है, तो अगर तुम ये करो ना कि 18 से ऑनवर्ड 21 तक ख़त्म, तो कल भी तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा। 18 से 21 तक एक्सप्लेनेशन एमसीक्यूज। अच्छा मेरा बेटा, अगर आप लोगों की डिस्कशन होगी तो मेरी बात सुन लें और मुझे बता दें कि आप लोगों को तक यहाँ पे कोई मसला परेशानी तो नहीं है मेरा बेटा। नहीं बेटा, आज टेस्ट नहीं होगा और कल आप लोगों का ये फ्री क्लासेस का लास्ट डे है। मंडे से पेड क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और जो लोग नहीं भी आते तो फिर भी मेरा बेटा अपने सर अहमद को याद ज़रूर रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चले मेरे बेटे, नेक्स्ट पे बात करते हैं। जज़ाकल्लाह बेटा रेहाम, आप भी ग्रेट हो। अब मेरे बेटे मैं बात करता हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये भी सिमिलर टू सेंटर ऑफ मैस है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करते हैं। फर्ज करो मेरे पास ये कोई भी बॉडी है, हर बॉडी का मैस है, मतलब हर बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। एवरी बॉडी इज कंपोज विद द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, और हर पार्टिकल का अगर मैं वेट देखूं तो वर्टिकली क्या होता है मेरा बेटा, डाउनवर्ड। हम हमेशा ये फर्ज करते हैं, इमेजिन करते हैं कि इसके सेंटर में इसका सारा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप वो पॉइंट समझ लो जहां से ऑब्जेक्ट को प्लेस करने से ऑब्जेक्ट बिल्कुल बैलेंस हो जाए। आपके पास एक रॉड है, इस रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट होगा, बिल्कुल इसके सेंटर पे, जहां पे ये बिल्कुल बैलेंस हो जाए उस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इस बात का मतलब ये बनता है कि इसका सारा वेट लाई कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका सारा वेट लाई कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। कहाँ पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पे उसका सारा वेट लाई कर रहा हो वर्टिकली डाउनवर्ड। हम यही कहते हैं कि सारा मैस यहीं पे कंसंट्रेट है, इसी सेंटर ऑफ मैस को फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन करते हुए हम ये कहते हैं वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी, जहां पे उस बॉडी का सारा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लाई कर रहा हो उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। इस पॉइंट के अलावा आप इसको अगर बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो ये बैलेंस नहीं होगा, गिर जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है मेरा बेटा, बैलेंस हो जाता है। तो अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी, अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी appears to be act vertically downward, a point where the whole weight of body
a point where the whole weight of body appears to be act vertically downward.